Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का Radiant Learning YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं एंड यू आर वाचिंग अभिनंदन बैच. अभिनंदन बैच आप देख रहे हैं और बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए आ रही है और आई होप आप सभी क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे. जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में लास्ट क्लास में हमने सारे परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए थे और आप अभी तक की वीडियोस में आपने 9 तरह के टेंसेस पढ़ लिए होंगे. इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, यानी 3 तरह के हमने टेंस पढ़ लिए होंगे. लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले टेंस? आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इंडेफिनेट पहला क्या होता है? इंडेफिनेट 3 तरह से पढ़ा होगा आपने, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट. दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस. कैसे पढ़ा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फिर क्या होता है? परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. और अब हम देखने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्योंकि कुछ बच्चों को टेंस के नाम ही याद नहीं हो पाते हैं तो नाम ऐसे ही याद किए जाते हैं. तो देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे सामने है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे डील करेंगे ये समझना है अब आपको. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने नहीं लिखा है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है, अभी मैंने सिर्फ क्या लिखा है आपके लिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. अब देखो, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके अंदर भी कॉन्टिन्यूअस है और जहां जहां कॉन्टिन्यूअस होता है तो एक बात कंफर्म है कि जहां जहां हम क्या यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो उसको बोलते हैं ऑन गोइंग एक्शन. क्या बोल दिया जाता है उसको? ऑन गोइंग एक्शन. कि किसी काम का लगातार चलते रहना. बहुत सारी एक्टिविटी लगातार चलती रहती है. जैसे इस समय आप इंग्लिश की क्लासेस देख रहे हो तो ये काम ऑन गोइंग है. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये काम ऑन गोइंग है. लाइट जल रही है, ऑन गोइंग है. तो कोई काम अगर ऑन गोइंग चलता है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस. अब बच्चे कह रहे सर आपने तो पहले भी पढ़ाया था कॉन्टिन्यूअस, लेकिन देखो ना अब क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस था, ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो यहां ध्यान रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों में क्या अंतर है? तो बेसिक सा अंतर जो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है कि जब कोई काम लगातार चलता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं. लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब कोई काम लगातार चल रहा है और साथ में ध्यान देना, साथ में उस टाइम को भी बता देंगे आप कि वो कितने समय से लगातार चल रहा है. यानी इसके अंदर टाइम भी मेंशन किया जाएगा कि वो कितने समय से लगातार चल रहा है. अब देखो प्रैक्टिकली पहले समझना, पहले ध्यान से प्रैक्टिकल समझना, तभी आगे के अंदर की बातें आपको समझ में आएगी. प्रैक्टिकल यह है कि जब आप बोलते हो कि बारिश हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है. अब मैं बोलूं सुबह से बारिश हो रही है, देखो मैं इसमें टाइम भी बता रहा हूं कि कितने समय से वो लगातार चल रहा है, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. हम दिल्ली में रह रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है. हम पिछले 7 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. इसका मतलब है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको माना जाता है जब कोई काम लगातार चले और उसके साथ हम क्या ऐड कर दें? टाइम ऐड कर दे. और टाइम ऐड करोगे ना डियर स्टूडेंट तो ध्यान रखना कि आप उन दोनों टाइम से पहले 2 प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज करते हो. कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है सिंस और एक यूज कर लेते हैं हम लोग फॉर. यानी सिंस और फॉर इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं हम लोग. या तो सिंस को यूज करते हैं या फॉर को यूज करते हैं. तो क्या बन जाता है? सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स. इस तरह से कोई ना कोई एक वर्ड यूज किया जाता है और हिंदी में इनका मीनिंग जो बनता है वो क्या बनता है? से. सुबह से, 2 घंटों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं. इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंडिकेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको. अब आगे देखो, चलो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. मुझे लगता है समझ पाओगे आप कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? एक्शन के साथ साथ हमें समय भी बताना होता है. अब ध्यान दें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं आप बच्चे, तो आप ध्यान देना कि इसको 3 पार्ट में समझना है आपको. कितने पार्ट में? 3 पार्ट में. क्योंकि हमें पहले इसका रूल बनाना आना चाहिए,
रूल को याद नहीं करते हैं, उसको बनाना सीखते हैं कि कैसे रूल बनाया जाता है। तो देखो जरा, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि 3 तरह के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे। एक होगा प्रेजेंट का, ठीक है, एक होगा पास्ट का और एक होगा फ्यूचर का। यानी प्रेजेंट, पास्ट और एक क्या बन जाएगा आपके लिए, फ्यूचर। तो ये देखो, इस तरह से हम 3 तरह के टाइम लिख दिए मैंने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से चलना पड़ेगा अब आपको। अब ध्यान देना, तो आप चाहोगे ना इसका रूल बनाए हम। देखो पहले हम 1 by 1 टेंस का रूल बना रहे थे, अब मैं चाहता हूं तीनों के एक साथ बना ले, ताकि 12 टेंस आज की क्लास में आप लोगों के कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास से हम सारे टेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दे। अब तो हमें इसका टेंस का रूल बनाना है, तो रूल कैसे बनाया जाएगा जरा देख ले। रूल में ही गड़बड़ होती है, इसके रूल में ही गड़बड़ करने वाले हो आप लोग, तो बड़े ध्यान से इसका रूल समझना। देखो जरा, सबसे पहले नंबर पे आप ध्यान दे, तो आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और क्योंकि देखो इसमें लिखा है परफेक्ट, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते थे हम, हैज या फिर हैव। क्या लिखते थे, हैज या फिर हैव। और आप जानते हैं कि हैज हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और इसमें ऑन गोइंग एक्शन है, लगातार काम चल रहा है, तो लगातार काम चलने की वजह से हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे इसमें, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि हैज हैव कहता है मेरे बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, हमेशा हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। और आईएनजी कहता है मेरे से पहले बी होना चाहिए। अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हम बी का ही थर्ड फॉर्म ले लेंगे। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। क्या होता है, बीन, BEEN, बीन। इस तरह से सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, बीन हो गया और आईएनजी फॉर्म। तो ये बन गया हमारा कौन सा टेंस, ये बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बन गया। अच्छा, हैज हैव में क्या अंतर है, पहले की तरह सीखना है आपको। सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, आई के साथ भी हैव लगाना है। ये तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी सीखा था, पहले वाला ही रूल है। बस आपको बीन लगाना है और बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। देखो ये सारे वर्ड ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो क्योंकि मैं बोल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऑन गोइंग, लगातार काम चलना। तो लगातार काम चलेगा तो आईएनजी फॉर्म तो लगाना ही पड़ेगा। आईएनजी फॉर्म क्या कहती है, मेरे से पहले बी होना चाहिए, चाहे वो बी का इज़-एम-आर लिखो, वॉज वर्ड लिखो या बी खुद लिख दो। लेकिन अब हैज हैव भी लिखना है इसके अंदर परफेक्ट के लिए। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए और इससे पहले बी भी आ जाए, तो हम बी का ही कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो जब कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। आगे देखो, अब बनाते हैं पास्ट का। देखो पास्ट का मुझे लगता है आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। किस तरह से बनाएंगे जरा उसको भी देख लीजिए कि कैसे बनना है। देखो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ही यूज करोगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमें पास्ट का बनाना है, तो ये परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताओ। जैसे यहां हैज हैव था, तो अगर मुझे यहां पास्ट दिखाना हो तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब मैं हैज हैव नहीं लिखूंगा, क्या लिखना होगा, मुझे हैड लिखना होगा। अब फिर से वही बात कि आईएनजी फॉर्म तो इसमें भी लिखना होगा आपको, V1 प्लस आईएनजी तो लिखना ही होगा। लेकिन ध्यान देना, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आईएनजी से पहले बी आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें भी क्या लिख दिया जाएगा, बीन लिख दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हैड बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। पहले रूल को बनाना सीख लो, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रूल को बनाने में गलती कर जाते हैं। वो हैज हैव के साथ सीधा आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। अरे बीन भी तो लगाना है इसके अंदर, तभी तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए लिखना पड़ेगा आपको ये। फिर आगे देखिए, अब बनाएंगे फ्यूचर का। अब देखो फ्यूचर का बनाओगे ना तो पहले तो सब्जेक्ट से शुरू करोगे। अब बच्चे कह रहे सर जहां जहां फ्यूचर आया ना, हमने देखा है इस बात को कि जहां जहां फ्यूचर आया है आपने विल शैल जरूर यूज किया है, क्योंकि विल शैल के बिना तो फ्यूचर टेंस बनेगा नहीं। इसीलिए ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, विल और शैल इसमें लगाओगे। विल और शैल लगाने का वही रूल है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये कॉमन रूल है, ठीक है ना। बाकी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आप ध्यान दें, अब हमें फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी। आपने देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाते समय कि विल और शैल के साथ हैज नहीं आता।
क्योंकि विल शैल एक मोडाल का रूप होता है, मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी ना तो हैड आएगा ना हैज आएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म आएगी, इसीलिए विल के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। हैज का कोई रोल नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फ्यूचर में हमेशा हैव आएगा, हैज का कोई रोल नहीं बनता वहां पे। ओके स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखें। अब देखो सब्जेक्ट लिख दिया, विल शैल लिख दिया, हैव लिख दिया। अब हैव के बाद आप जानते ही हैं, क्योंकि इसमें ऑनगोइंग एक्शन दिखाना है, लगातार काम दिखाना है, तो आईएनजी फॉर्म तो लिखेंगे, लेकिन उस आईएनजी फॉर्म से पहले भी आपको लिखना पड़ेगा बी की थर्ड फॉर्म बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो रूल क्या बन जाएगा, विल शैल लगाने के बाद हैव, फिर बीन, और फिर आता है V1 प्लस ING। और पूरी इंग्लिश में सबसे बड़ा रूल यही है। ध्यान देख कितनी हेल्पिंग वर्ब्स है, ING मेन वर्ब है, उससे पहले बीन लिखा है, हैव लिखा है, विल शैल लिखा है, तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आई इसके अंदर। सबसे बड़ा रूल है हमारा। तो इस तरह से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बना, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बन गया, और ये बन गया हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। तो इस तरह से आपको चलना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल को बनाना पहले सीख लो, क्योंकि बाकी तो बातें बहुत आसानी से आ जाएगी आपको समझ में। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से बनाना है। तो बीन लगाना मत भूलना, बीन की गलती सब बच्चे कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलो। अब बच्चे चाहते हैं चलो हमें रूल को बनाना आ गया, हम बना पाएंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को। अब आप समझाइए कि कहां कहां इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सिखाइए। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है कि जब भी आप इसको यूज करोगे ना, आपको ध्यान देना, तो जनरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस देखते हो आप लोग, तो दो वर्डों का यूज किया जाता है, एक सिंस का यूज किया जाता है और एक फॉर का यूज किया जाता है। इन दोनों वर्ड का यूज किया जाता है एग्जाम्स में। सिंस और फॉर जब भी लिखा होता है ना, तो जनरली देखोगे अगर मैं इसको टाइम के साथ कनेक्ट करूं, हालांकि इनके अपने अपने अलग मीनिंग है, लेकिन अगर मैं सिंस और फॉर को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि सिंस और फॉर को जब मैं किसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, टाइम के साथ। किसके साथ, टाइम के साथ। जब मैं सिंस और फॉर को टाइम के साथ कनेक्ट करता हूं, तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम के साथ कनेक्ट करोगे तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, से। और से मीनिंग बनने से हम कौन सा टेंस बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें हम समय बताएंगे। और किससे बताएंगे, सिंस और फॉर से। अब बच्चे कह रहे हैं सर एक बात और बताइए, क्या कोई अंतर होता है सिंस और फॉर में? बिल्कुल होता है जी। आपके एग्जाम्स में ध्यान रखना, कभी कभी टेंस का रूल सही लिखा मिलेगा, जो गड़बड़ होगी वो किसके अंदर हो जाएगी, सिंस और फॉर में। फॉर की जगह सिंस लगा होगा, सिंस की जगह फॉर लगा होगा, इसलिए आना चाहिए आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो क्या अंतर है मैं समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझोगे तो बड़े आराम से आप समझ पाओगे कि क्या क्या अंतर है। सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है, देखो सिंस एक ऐसा वर्ड होता है जो कि ना पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग थॉट होते हैं, हर किसी का समझने का तरीका अलग है, लेकिन वर्ड अलग हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक तो एक ही है। पॉइंट, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सिंस का यूज कहां करते हैं सर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर पॉइंट ऑफ टाइम को ही वो बोल देते हैं डेफिनेट टाइम, उसी को क्या बोल दिया जाता है, डेफिनेट टाइम। कुछ इसको डेफिनेट टाइम बोल देते हैं, कुछ इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोल देते हैं, लेकिन आप ध्यान देना बिल्कुल सही है, दोनों का मतलब एक है। फॉर कब यूज करते थे, फॉर को यूज करते थे पीरियड के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, या हम कह सकते हैं इसको आसान लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ टाइम होना चाहिए, उसमें ड्यूरेशन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम क्या लगाते थे, फॉर लगाते थे। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस टाइम टेंस के लिए, तो मैं चाहूंगा मैं कुछ वर्ड्स लिखूं आपके लिए और आप उसमें यूज करें सिंस और फॉर। मेरे साथ साथ फटाफट नोट करिए, और मेरे लिखने से पहले आपके आंसर बन जाने चाहिए इस रूल को यूज करते हुए, फिर मैं बताऊंगा कि गलत है कि सही है। फटाफट से सिंस और फॉर, ओनली सिंस और फॉर यूज करना है आपको, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि देखो एक साइड आपका रूल तैयार हो चुका है, दूसरी साइड में सिंस और फॉर को समझा रहा हूं। सोचो जब दोनों क्लियर हो जाएंगे तो इस टेंस में कुछ रहा ही नहीं, आपको बड़े आराम से बना पाओगे आप। अब जरा देख लो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने एक ब्लैंक, और आप लिखिए मॉर्निंग। आपको सिंस और फॉर यूज करना है इसके अंदर, कि क्या यूज करेंगे, तो मॉर्निंग
डैश इवनिंग डैश टू डेज नेक्स्ट नाइट डैश आप देखें मंथ एजिस AGE एजिस आप लिखिए, आप लिख सकते हैं 2 years एक लिख सकते हैं some years एक लिखिए years देन फिर आप लिखिए टाइम इमेमोरियल, सॉरी यहां पे नहीं लिखते इसको, आगे लिखते हैं नेक्स्ट, उस पे नेक्स्ट लिखिए टाइम इमेमोरियल। इसका मतलब होता है प्राचीन काल का समय। फिर लिखिए इमेमोरियल टाइम, इमेमोरियल टाइम एक लिखिए टाइम्स इमेमोरियल। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, लाइट मत लेना इसको। कभी आप सोचे कि अरे यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके सिंस और फॉर के, बड़े ध्यान से करना है इसको। टाइम्स इमेमोरियल, ये वर्ड्स रिपीट होते हैं एग्जाम्स में बार बार। सिंस और फॉर का एक छोटा सा एरर होता है जो कि आपको ध्यान से समझना चाहिए। जनरेशंस फिर आता है आपका टुमारो, फिर आता है नाइट्स, ठीक है ना, ये वर्ड्स हैं। अब इनमें आपको यूज करना है, एक और लिखते हैं डैश अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। इनमें आपको यूज कर लेना है सिंस और फॉर। देखो जरा ड्यान से, देखो सिंस और फॉर यूज करना है आपको। कैसे यूज करना है देख लीजिए। देखो अगर मैं बोलूं सिंस और फॉर में क्या अंतर है, तो आपको अंतर बताया गया है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप ध्यान देना कि एक लॉन्ग पीरियड की बात होनी चाहिए, ध्यान देना, उसमें नंबर होना चाहिए, खास करके उसमें क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। लेकिन एक और रूल जो आप लोग मिस कर देते हैं मुझे लगता है कि फॉर को ना आप ध्यान देना कि जब कोई वर्ड प्लूरल वर्ड लिखा हो, प्लूरल फॉर्म में, कैसा लिखा हो, प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे मैं ईयर नहीं ईयर्स बोल रहा हूं, डे नहीं डेज बोल रहा हूं, तो अगर मैं उसमें एस लगा रहा हूं तो मेरे लिए क्या बन जाएगी, प्लूरल फॉर्म, एस वाली फॉर्म। तो उसमें हमेशा फॉर लगाते हैं, उसमें सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको भाई, प्लूरल फॉर्म में हमेशा क्या लगाया जाएगा, फॉर। और अगर मैं सोचूं कि किसी में मैं टाइम के साथ साथ, टाइम वाले वर्ड के साथ साथ नंबर भी यूज कर रहा हूं, यानी आपने नंबर भी यूज कर लिया और टाइम वाला वर्ड भी यूज कर लिया, तो दोनों की जब कंडीशन पूरी हो रही है ना, तब भी आप क्या लगाओगे, फॉर। बाकी सब जगहों पे सिंस लगता है, नंबर नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप क्या लगा सकते हो, सिंस। आई रिपीट कि अगर किसी टाइम वाले वर्ड में प्लूरल फॉर्म दिखाई दे, प्लूरल फॉर्म किसको बोलते हैं, डे नहीं डेज है, ठीक है, ईयर नहीं ईयर्स है, एस लगा हुआ है। दूसरी चीज कि अगर मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4, सम, मैनी, फ्यू, इनडेफिनेट नंबर भी हो सकता है भाई। डेफिनेट का मतलब सिंपल काउंटिंग को बोलते हैं, इनडेफिनेट का मतलब सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया। अगर नंबर भी है और टाइम वाला वर्ड लिख दिया, ईयर लिख दिया, डे लिख दिया, वीक, जब दोनों वर्ड साथ में आ जाते हैं तब क्या लिखते हैं, फॉर। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही तो क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। अब जरा देख लो, आप बताओ मॉर्निंग में कोई नंबर है क्या, कोई नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो सिंस लगा दो। फिर उसके बाद नाइट, नाइट में कोई नंबर है, जी नहीं है, सिंस लगा दीजिए। फिर आता है 2 years, देखो नंबर भी आ गया और इसमें वो भी आ गया, क्या बोलते हैं इसको, टाइम वाला वर्ड। टाइम वाला वर्ड मतलब डे हो सकता है, वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, डेकेड हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, ये सारे वर्ड हो सकते हैं ना। तो आप देखो इसमें दोनों वर्ड लिखे हैं ना, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहां पे, फॉर।
इसमें 4 लिखा जाएगा। सम ईयर्स नंबर है, बच्चे कह रहे सर सम नंबर थोड़ी ना होता है। अरे नंबर होता है भाई, इसको इंडेफिनिट नंबर बोलते थे। डेफिनेट नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। इंडेफिनिट नंबर क्या होता है सम, फ्यू, मैनी, इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं। तो यहां नंबर भी है और टाइम वाला वर्ड भी आ गया, तब भी क्या लगाया जाएगा 4। अब बच्चे कह रहे सर इसमें तो सिंस लगा दो। अरे कैसे लगा दो सिंस इसके अंदर? आप जरा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ईयर्स, तो ये तो प्लूरल फॉर्म निकला। अगर एस लग गया है, प्लूरल फॉर्म बन गया है, तो भी तो क्या लगाना पड़ेगा 4, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में भी तो क्या लगाया जाता है 4। अब देखो इवनिंग, कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर कोई नंबर नहीं है, तो क्या 4 लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे। मंथ्स एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म होने की वजह से इसमें लगा दिया जाएगा 4 लगा दिया जाएगा। 2 डेज नंबर भी है, टाइम वाला वर्ड भी है, तो भी क्या लगाया जाएगा 4। यहां पे देखो एजिस प्लूरल फॉर्म में क्या लगाया जाता है 4। इस तरह से आगे देखिए। अब नेक्स्ट टाइम इमेमोरियल, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, इसको काफी बार पूछा जाता है। टाइम इमेमोरियल मतलब प्राचीन काल का समय। तो अब बड़े ध्यान से देखो इसमें, तो टाइम में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। अरे कोई नंबर नहीं है इसके अंदर, जब इसमें कोई नंबर है नहीं तो आप 4 थोड़ी ना लगा सकते हो, आपको क्या लगाना चाहिए सिंस लगाना चाहिए। अब आता है इमेमोरियल टाइम, उसको उल्टा करके लिख दिया जाता है। ऐसा एग्जाम में लिखा मिलेगा, पर ये तो वर्ड ही गलत है। ओके डियर स्टूडेंट, एक बच्चे को ये बात समझ में आती है कि टाइम इमेमोरियल में सिंस लगाते हैं, उसने रट लिया था बात को, एग्जामिनर ने क्या किया वर्ड को ही उल्टा कर दिया। अरे वर्ड को उल्टा कर दिया तो क्या वर्ड बन जाएगा? वो गलत हो जाएगा, ये वर्ड ही नहीं है। इसके सामने क्या लिखा मिलेगा आपको सिंस। अरे सिंस क्यों लगाना है, ये तो गलत ही है ना, वर्ड ही गलत है। ये ऐसा लिखा हो तो एक कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट हैज एन एरर, तो एरर तो ये भी है ना कि सिंस इमेमोरियल टाइम, क्योंकि ये वर्ड ही नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं लिखा जा सकता। फिर आता है देखो इसी में एस लगा के टाइम्स इमेमोरियल, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये वर्ड भी गलत माना जाएगा। तो ये तो वर्ड ही गलत होते हैं, इनको गलत मान लिया जाता है, तो इसमें हम सिंस लगाते हैं। ओके, आगे लिखा है जनरेशंस, कई जनरेशन से काम हो रहा है लगातार, तो यहां पे जनरेशंस में क्या लगा हुआ है एस, प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म है तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या लगाना चाहिए हमें 4 लगाना चाहिए। टुमारो लिखा हुआ, बताओ हद हो गई है। तो अ लॉन्ग टाइम एक नंबर हो गया, टाइम वाला वर्ड भी आ गया, तो क्या लगाया जाएगा 4 अ लॉन्ग टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाइट में एस लगा हुआ है तो क्या लगा दिया जाएगा 4 लगा दिया जाएगा। पहले नाइट था या नाइट्स है, एस लगा हुआ है प्लूरल फॉर्म। अब देखो लिखा है टुमारो, अब बच्चे कह रहे सर टुमारो में तो वैसे सिंस आना चाहिए, सिंस, इसमें क्या लगा दिया जाएगा सिंस, और जैसे ही सिंस लगाओगे गलत हो जाएगा, सिंस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या आएगा 4, इसमें क्या आएगा 4, जैसे ही लगाओगे गलत हो जाएगा, ना तो 4 आएगा इसके अंदर, ना सिंस आएगा, इसमें आएगा फ्रॉम। क्या लिखा जाएगा फ्रॉम, यानी टुमारो से पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम। अब बच्चे कह रहे सर ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। अरे आपने तो हमें सिंस और 4 का ऑप्शन दिया था, तो सिंस और 4 में से ही हमने तो लगा दिया था। अरे कोई बात नहीं, ध्यान रखो, आप ध्यान दो कि सिंस और 4 जब आपने सीखा है तो सिंस के बारे में मुझे लगता है कुछ बातें आपको पता है। क्या बातें पता है सर? सिंस एक ऐसा वर्ड होता है, याद करो जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया था, आपने क्या सीखा था कि सिंस एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद चाहे वर्ड आए चाहे सेंटेंस आए वो पास्ट का होना चाहिए। अब देखो 4 तो लगा नहीं सकते क्योंकि नंबर नहीं है, आप तो सिंस ही लगाओगे इसमें, और सिंस कहता है मेरे बाद तो फ्यूचर वाला वर्ड आ ही नहीं सकता, तो कैसे लगा देंगे? अब वर्ड थोड़ी ना बदल देंगे, हम क्या करेंगे इसमें हम सिंस को हटा करके क्या लगा देंगे फ्रॉम। तो इससे एक बात समझ में आई हमें, इससे क्या बात समझ में आएगी आपको, जो बातें ध्यान रखनी है कि इस टेंस के लिए ना आपको लगता था कि 2 प्रीपोजिशन आएगी, नहीं 2 प्रीपोजिशन नहीं। देखो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिंस और 4 दोनों ऑप्शन अलाउड है आपके पास, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्ड। वर्ड का नेचर देखोगे सिंस और 4 में से एक, प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो पास्ट में भी क्या दिक्कत है कि सिंस लगाओ चाहे 4 लगाओ, वर्ड का नेचर देख लोगे आप। लेकिन जैसे ही बात आएगी फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी तो हमें ऑप्शन यही मिलेगा सिंस और 4 का। लेकिन अब ध्यान देना, फ्यूचर में 4 तो आ सकता है लेकिन कभी भी फ्यूचर में सिंस नहीं आएगा, क्योंकि सिंस कहता है मेरे बाद कभी भी फ्यूचर का वर्ड नहीं आना चाहिए,
इसीलिए ध्यान रखें कि इस जगह पर सिंस को हटा के राइटर क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, यानी फ्यूचर वाले वर्ड में फ्रॉम लगाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे देखा होगा हर कंपनी के बाहर क्या लिखा होता है, सिंस 2007, सिंस 2020। क्या कभी ऐसा देखा फ्रॉम 2050, सॉरी सिंस 2050? ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, अगर ऐसा लिखना भी पड़ा उनको कि डैश 2050 ऐसा लिखना हुआ तो सिंस नहीं लगाया जाएगा, फिर फ्यूचर वाले वर्ड के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, फ्रॉम, यानी फ्रॉम लिखना। फ्रॉम का यूज फ्यूचर में करते थे हम लोग, तो इसीलिए इसके साथ भी कौन सा टेंस बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें भी बन सकता है। तो ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए और ये फ्यूचर के लिए हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से। अब बच्चे कह रहे सर अगर कोई ऐसा टाइम आ गया तो 2007 डैश 2020 तो क्या करेंगे, सिंस के 4। अब बड़ा आप ध्यान से देखो, इसमें नंबर तो है पर टाइम वाला वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है। जब टाइम वाला वर्ड नहीं है, नंबर है, एक ही तो कंडीशन पूरी हुई, तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ता है, सिंस। इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, सिंस। तभी हर कंपनी के बाहर क्या लिखा होता है, सिंस। और सिंस के बाद जब भी कोई वर्ड आता है वो पास्ट का होना चाहिए, इसीलिए यहां पे पास्ट वाला वर्ड लिखा जाता है। ओके, फ्यूचर का होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि सिंस और फॉर में क्या अंतर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सिंस फॉर में गलती नहीं करोगे अब, ठीक है, आप ध्यान देना। चलो जी, हमारे पास सिंस फॉर का रूल हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी रूल हो गया। अभी ऐसा नहीं कि खत्म कर दी क्लास, अभी तो कुछ एग्जांपल्स भी तो करेंगे ना। आप ध्यान देना कि अब हमें पता है कि टेंस का रूल क्या है, तीनों रूल आपके सामने लिखे हैं, सिंस फॉर आपको यूज करना आ गया है। तो अब हम ये देखना चाहेंगे ना कि कहां पर प्रेजेंट लगाना है, कहां पर पास्ट लगाना है और कहां पर फ्यूचर लगाना है, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ जब इतनी मेहनत कर ली है आप लोगों ने, यहां तक वीडियो में पहुंच गए हो, तो अब ये मत समझना कि चलो इसको बाद में कर, अभी कर लो, इसको भी अभी कर लो, ताकि आज की क्लास में सारे टेंस आपके कंप्लीट हो जाएं और नेक्स्ट क्लास से फिर प्रैक्टिस करना शुरू करें एग्जाम स्टाइल से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो जी ओके। अब जिन्होंने सारी क्लासेस ध्यान से देखी ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत मजा आएगा और उनको कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी लगेंगे। उनको लगेगा मजाक ही हो रहा है अब तो, क्योंकि उनके बेसिक्स पक्के हो गए होंगे जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक की भेजी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो अब क्वेश्चन देखते हैं और आप देखें इसमें से कौन सा यूज करेंगे टेंस आप कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। देखो पहले मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। अगर मैं बोलूं कि वन of my friends dash celebrate the party, ठीक है। और अब मैं लिख रहा हूं यहां पे for 2 hours। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक बच्चे को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि सिंस और फॉर लगा है तो यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है, पर अब आपका यह टारगेट रहना चाहिए कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही रहेगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखना है। फिर से एक सेंटेंस लिखते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश सेलिब्रेट द पार्टी फॉर 2 hours, इस तरह से। ठीक है, एक और लिख लेते हैं सेंटेंस, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख लेना है। देखो थर्ड सेंटेंस लिखिए, somebody told me that he dash wait for me since morning। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देख लो इसको। चलो अब बनाओ इसको।
अब तीनों सेंटेंस को बनाओ, क्योंकि अब टारगेट मैं आपको ये दे रहा हूं, आपको बस ये देखना है कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कब पास्ट और कब फ्यूचर। और देखो मैंने सब में सिंस फॉर यूज किया है ना, इससे पता चलेगा आपको। देखो यहां पे फॉर लिखा है टाइम के साथ, यहां भी फॉर लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है। तो इनके आने से ही तो कौन सा टेंस बन गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पर आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसमें लिखा है फॉर 2 आवर्स, पर मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, फॉर लास्ट लिख लेना इसके अंदर, फॉर लास्ट 2 आवर्स, इसमें ऐड कर लेना लास्ट, नहीं तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें फर्क कितना है, बस इसमें लास्ट लिखा हुआ है और उसमें लास्ट नहीं लिखा हुआ है। अब देखना, अब आप डिसाइड करो। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग दो अलग अलग है, नहीं है अलग मीनिंग। ध्यान देना, दोनों को ध्यान देना। बाय डिफॉल्ट, अब क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ बोला गया है कि 2 घंटों से मेरा एक फ्रेंड क्या कर रहा है, पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि पिछले 2 घंटों से कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों का मीनिंग एक ही तो है, बस इसमें 2 घंटे बोला है, इसमें पिछले 2 घंटे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो अंदर टाइम होता है ना, वो पास्ट का ही होता है हमेशा। ठीक है ना, इसीलिए ये दोनों को बनाने के लिए, क्योंकि हमें कोई खास बड़ा इंडिकेशन नहीं मिला, तो एक होने की वजह से यहां हैज लगाया जाएगा, और फिर हम बीन लगा देंगे, क्योंकि बीन लगाना पड़ेगा इसमें, और सेलिब्रेट को आईएनजी देंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेट से क्या बन जाएगा, सेलिब्रेटिंग। दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, हैज बीन सेलिब्रेटिंग। अब देखो बच्चों के हिसाब से, जो बच्चे इनके क्वेश्चन बना के बैठे हैं उनके हिसाब से ध्यान रखना, आप चाहते थे इसमें तो प्रेजेंट सही लगता है, लेकिन इसमें आप चाहते थे हैड लगा दो, क्योंकि मुझे पता है आपको दिखा होगा लास्ट, लास्ट का मतलब पास्ट की बात चल रही है। ध्यान देना, ये सिर्फ राइटर मिसगाइड करने के लिए लिखता है। आप ध्यान देना, प्रैक्टिकल समझो इस बात को। अगर मैं बोलूं आप मेरी क्लास को 1 घंटे से देख रहे हो, तो ये 1 घंटे कौन से वाला है, आपको कहे सर पास्ट वाला है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आप मेरी क्लास को पिछले 1 घंटे से देख रहे हो, अब कौन से वाला है, बच्चे कहेंगे सर अब भी पास्ट वाला है। तो क्या फर्क है फिर, अरे लास्ट लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दिल्ली में पिछले 10 सालों से रह रहा हूं या मैं 10 सालों से रह रहा हूं, बात तो एक ही है। अरे वो 10 साल पीछे वाले ही तो हैं, समझ रहे हो बात को। सुबह से बारिश हो रही है, पास्ट का है। 2 घंटों से बारिश हो रही है, पास्ट का है। पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है, अरे अभी तो पास्ट का ही हुआ। तो इसका मतलब है लास्ट लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं दिखाई देता तो हम उसको प्रेजेंट में प्रेफरेंस देते हैं। पास्ट का भी इंडिकेशन मिलेगा सॉलिड, फ्यूचर का भी इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट का कोई इंडिकेशन खास मिलता नहीं है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। हाँ इसको पढ़ो, अब देखो इसको पढ़ो, आपको लगेगा कि एक सॉलिड हिंट मिल गया आपको। और वो क्या हिंट है, देखो somebody told, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। और टोल्ड का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, पास्ट की बात कर रहे हैं। अरे डियर स्टूडेंट ध्यान रखो ना कि अगर एक सेंटेंस पास्ट का है तो आगे भी तो पास्ट का होना चाहिए। क्या आगे प्रेजेंट लगाओगे आप, नहीं ना। इस सेंस से पता चला कि लिखना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन टोल्ड ने यह बता दिया कि ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हो ना फ्यूचर लिख सकते हो, आपको लिखना चाहिए पास्ट, क्योंकि एक पास्ट तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। और पास्ट लगाएंगे तो यहां क्या लिखा जाएगा, हैड बीन, और वेट का आप क्या कर दोगे, आईएनजी लगा के बना दोगे वेटिंग। क्या बन जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ऐसे होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो पास्ट का खास करके लॉजिक कब बनता है, जब एक सेंटेंस पहले से ही पास्ट का दिया हो। अगर सिंगल थॉट है तो प्रेजेंट की तरफ मूव करो, डबल थॉट है और एक पहले से पास्ट है तो आगे भी क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। अब बच्चे कह रहे सर फ्यूचर कैसे होगा, फ्यूचर भी दिखा दीजिए जरा। देखो फ्यूचर का सेंटेंस मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपको देखना है कहां एरर है सेंटेंस में। मैं बोलूं कि somebody will be taking my class, somebody will be taking my class, और साथ में लिख दूं मैं since tomorrow।
अब देखो ध्यान से इसको, अब अगर मैं बोलूं सिंस टुमारो, तो मुझे इससे लगता है मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि देखो अब इसका मतलब से है। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई एक है जो मेरी क्लास को कब से देख रहा होगा, वो मेरी क्लास को कब से देख रहा होगा, टुमारो से, यानी कल से ऐसा होगा, अभी से नहीं। तो फ्यूचर की तरफ है। क्या यहां प्रेजेंट लगाया जा सकता है? नहीं। क्या पास्ट लगाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि फ्यूचर का वर्ड है तो फ्यूचर आएगा। हां, और सिंस से पता चलता है, सिंस से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस लिखना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पता चलता है हमें क्या लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन देखो रूल किसका लगा दिया हमने, विल बी टेकिंग। ये तो सिंपल फ्यूचर हो गया। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, सिंपल। हमें चाहिए परफेक्ट, और परफेक्ट में बीन आना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, विल, पहले लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, और फिर बी की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, बीन, अब आएगा टेकिंग, इस तरह से। तो टेकिंग ये हो गया आपका फ्यूचर। तो क्या बन गया, somebody will have been taking my class since tomorrow, ऐसा होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट, तो आप बड़े ध्यान से देखो, will have been taking होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लिखा हुआ है since for के साथ, और इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाना चाहिए। अब बच्चे कह रहे सर आप तो कह रहे थे कि फ्यूचर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन एक गड़बड़ तो हमें और भी लग रही है। क्या गड़बड़ है? क्योंकि सेंटेंस को करेक्ट करना था। अरे फ्यूचर में सिंस तो नहीं आना चाहिए। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं सर ये सिंस टुमारो ठीक है, समझ में आती है, बात कल की हो रही है, से की साउंड भी है, लेकिन फ्यूचर वाले वर्ड के साथ कभी भी सिंस नहीं आएगा, और सिंस नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहां पे लिखना चाहिए हमें फ्रॉम। तो दो मिस्टेक थी इसके अंदर। तो क्या है देखो, somebody will have been taking my class from tomorrow, ये सही आंसर होगा आपका। ओके जी स्टूडेंट, तो इस तरह से आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि कब प्रेजेंट लिखना है, कब पास्ट लिखना है, और कब फ्यूचर लिखना है। तो मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करा दूं आपको, बड़े ध्यान से देख लेना आप लोग। देखो, तो पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीख लिया इस टेंस को रूल बनाना। इसका रूल बनाया हमने कि किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का रूल बनेगा। फिर दूसरे में हमने क्या सीखा, दूसरे में सीखा कि सर इस टेंस को तो तब लगाया जाएगा जब सिंस फॉर आएगा। सो सिंस फॉर में अंतर क्या बताया मैंने आपको, कि फॉर आप लगाओगे किसके लिए, फॉर आप लगाओगे जब नंबर प्लस टाइम हो, या कोई वर्ड प्लूरल फॉर्म में हो। इन दोनों में से कोई बात नहीं है तो सिंस लगा दोगे। तो कुछ एग्जांपल्स दिए जिससे आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब देखो फिर हमने कुछ प्रैक्टिस करी कि कब प्रेजेंट कब पास्ट। तो मैंने बोला कि अगर सिंगल थॉट लिखा है तो प्रेफरेंस हमेशा किसको जाएगी, प्रेजेंट को जाएगी। हां, अगर डबल थॉट लिखा है और एक पहले से ही पास्ट है तो हमेशा आगे क्या आएगा, पास्ट आएगा। और अगर कोई फ्यूचर वाला वर्ड जोड़ दोगे, फ्यूचर वाला वर्ड जोड़ दोगे तो फ्यूचर के साथ हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएंगे आपके। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 12 के 12 टेंसों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो बड़े अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। मैंने बिल्कुल डिटेल में सिखाया अभी तक आपको, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से, कहते हैं ना जैसे ऑफलाइन क्लासेस में सिखाते थे, जीरो से लेके आपको मैंने पूरे टेंसेस को अच्छे से सिखा दिया है। सारी फॉर्मेशन अच्छे से नोट कर लो वीडियो को पूरा देख करके, और फिर अगर आपको लगे कि सारे टेंस आ गए हैं तो मेरे साथ नेक्स्ट क्लास से थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद कुछ चीजें रह गई अभी, उसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आज इतना कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Okay students, bye bye.